ये फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज क्या सबसे पहले देखा जाए तो मोदी जी आपके गए हुए हैं इजराइल, फाइनली हो गया 15, 25, 26 2 दिन का उनका विजिट था। तो यहाँ पे एक और मिशन की बात आ गई है। ढेर सारे मिशन एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने कई सारे मिशंस को कल पढ़ा, आज फिर एक मिशन आपके सामने आ चुका है और ये है सुदर्शन चक्र मिशन। देखा जाए एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, ये डिफेंस से रिलेटेड है। ठीक है, सुदर्शन चक्र के बारे में आपने पढ़ा ही है, जाना ही है माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ में कि भगवान श्री कृष्ण के जो उंगलियों में रहा करते थे सुदर्शन चक्र पूरी तरीके से रक्षा करते थे और उसके साथ साथ विनाश भी करते थे। ठीक है, तो ये सुदर्शन चक्र मिशन का मेन पर्पस अपने यहाँ के जो डिफेंस में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इस मिशन का मेन पर्पस है कि बाहरी अटैक में ड्रोन्स अटैक हुए, मिसाइल अटैक्स हुए, तो ये पूरी तरीके से उसकी रक्षा करे। जैसे डोम आप देखोगे, आयरन डोम वगैरह आपके हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, तो इजराइल टेक्नोलॉजी डिफेंस में काफ़ी तगड़ी है ही है। ठीक है, तो वही उसकी जो आप देखोगे डिफेंस उसकी स्ट्रेटजी है, पूरी बचाने में कामयाब होती नहीं तो सारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर हमला करके पूरा उड़ा दें उसको। ठीक है, तो यहाँ पे इजराइल हमारा काफ़ी देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारे डिफेंस सेक्टर में। तो इसलिए हमने नंबर ऑफ़ इनिशिएटिव्स शुरू किए हैं, नंबर ऑफ़ पार्टनरशिप किया है हमने आपके इजराइल के साथ। तो वही मिशन सुदर्शन चक्र के बारे में बात करते हैं क्या है। तो पीएम मोदी जी का जो विजिट रहा, बूस्टेड डिफेंस डील ऑन एडवांस वेपन्स टेक एंड मिसाइल डिफेंस अंडर मिशन सुदर्शन चक्र, तो ऑलरेडी है ही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया आपका देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर में भी। ठीक है, मिशन सुदर्शन चक्र जो आप था, ठीक है, ड्रोन्स हमले वगैरह सब सारी चीज़ों को पहले डिटेक्ट करके आपका नष्ट कर देगा या बता देगा। ठीक है, इस टेक्नोलॉजीज इतना यूज़ की जाएंगी, नंबर ऑफ मिसाइल्स यहाँ पे रहेंगे, ड्रोन से हम पूरी तरीके से यहाँ पे क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इसका बैकग्राउंड और नीड जान लेते हैं मिशन सुदर्शन चक्र का। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर इंडिया फेस ड्रोन एंड मिसाइल थ्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान। उसने कहा भी था कि हमला कर देंगे, ये वो सारी चीज़ें, तो हम पूरी तरीके से बच के रहे और इसकी मदद से टू स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी द सुदर्शन चक्र मिसाइल शील्ड प्लांट है। शील्ड मतलब कवच के रूप में रहेगा ये। ठीक है, वही आप देख रहे हैं ना, पूरा कवच के रूप में रहेगा, तो कोई भी हमला अटैक कुछ हुआ तो हम बच जाएंगे। प्लान फॉर द 2035, टारगेट भी हमारा काफ़ी लंबा है कि 2025 तक तो पूरी तरीके से हम कवर्ड हो जाएंगे, लेकिन अभी भी ये जो आपका मिशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जितना हो सके उतना रोकने में कामयाब रहता है। इट एम्स टू इंटीग्रेट एडवांस डिफेंसिव सिस्टम। इसका मिशन सुदर्शन चक्र का एम क्या है, टू इंटीग्रेट एडवांस डिफेंसिव सिस्टम होगा जिसमें आयरन डोम, आयरन बीम, एरो, डेविड स्लिंग अलॉन्ग विद एग्जिस्टिंग जो S-400 आपका है, ठीक है, बराक हो गया, आकाश सिस्टम हो गया, तो ये सब मेनली एयर डिफेंस में ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका रहता है। भाई कोई अटैक मारता रहे, उड़ा दो उसको पहले से ही। ठीक है, हाँ, वही इसीलिए तो भाई इजराइल इसमें आगे है ना, तो इसीलिए यहाँ पे इनसे दोस्ती करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इजराइल काफ़ी हेल्प भी करता हमारी, बताता है हमें, अलर्ट भी करता रहता है। इसकी टेक्नोलॉजी इतनी तगड़ी है कि हमें पहले से भी अलर्ट कर देता है कि दोस्त के नाते भाई संभल के रहो, ये खतरा होने वाला है। लेकिन हमारी शुरू से आदत रही है कि जब तक खतरा हमारे ऊपर आ नहीं जाता तक तो हम संभलते नहीं हैं। जैसे याद होगा ना आपको 2004 में सुनामी अटैक नहीं था, सुनामी का डिजास्टर जो आया था, पूरा आपका इंडियन ओशन के किनारे वाले सारे देश कंट्री सब डूब गए थे, अपना इंदिरा पॉइंट तक डूब गया था, श्रीलंका भारी तबाही, लाखों करोड़ों की। तो इजराइल ने बता दिया था, ठीक है, संभल के रहिएगा, लेकिन हम माने ही नहीं। हम सोचे कि देखें कितना तगड़ा है सुनामी, उस हिसाब से हम अपना प्लान करते हैं। तो यहाँ पे भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अपकमिंग इंडिया इजराइल एमओयूज जो हुए हैं देखा जाए तो मे इंक्लूड बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव वेपन्स कोलैबोरेशन होने वाला है। तो इसका देखा जाए तो पूरा आउटकम वगैरह आ गया है। ठीक है, जो हमारे डील्स वगैरह हुई हैं, तो नहीं होगा तो कल के सेशन में कर लेंगे। सुदर्शन चक्र मेनली क्या है, एक अब इस हिसाब से पूछ लिया जाएगा बताओ है क्या, तो इट इज अ मल्टी लेयर्ड होम ग्राउंड एयर डिफेंस इनिशिएटिव है। ठीक है, पूरी तरीके से धड़ाधड़ ये आपको बचाएगा। इट इज नेम्ड आफ्टर वही लॉर्ड कृष्णा डिवाइन डिस्क जो उनके हाथों में हुआ करता था, डिजाइन टू प्रोटेक्ट की साइट्स फ्रॉम मिसाइल, रॉकेट्स, ड्रोन, सॉन्स, जो भी जहाँ से हमला होने की दिक्कत रहेगी ये पूरा रोक लेगा, बताएगा। ठीक है, रडार सिस्टम में भी पूरी तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल करेगा। इट कंबाइंस लॉन्ग रेंज सिस्टम, क्या क्या इसमें इंक्लूड है, वही S-400 है, प्रोजेक्ट कुशा है, मीडियम रेंज MRSMs, बराकेट, ये टाइप्स आपके डिफेंसिव सिस्टम्स हैं इसमें। शॉर्ट रेंज आयरन डोम है, ठीक है, फ्यूचर लेजर बेस्ड वीपन्स लाइक आयरन बीम एंड दुर्गा सिकन, तो ये सब इसमें नाम हम ध्यान में रख सकते हैं। जो कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन्स भी रखे गए हैं, लो एल्टीट्यूड थ्रेट इंटरसेप्शंस भी इसमें शामिल किए गए।
ठीक है। तो इसराइल का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसराइल हमें टेक्नोलॉजी देगा, सारी चीज़ देगा। ठीक है, देख रहे हैं सुदर्शन ये ऐसे ही इनविजिबल रूप में घूमता रहेगा। इसराइल इज अ की पार्टनर इन सुदर्शन चक्र। ठीक है, सुदर्शन चक्र मिशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है आपके इसराइल का। ठीक है, जो प्रोवाइड करेगा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर्स, प्रिसाइजन टेक, बिग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर सिस्टम लाइक आयरन डोम, आयरन बीम अंडर अ मेक इन इंडिया फोकस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसराइल वाले। इजरायली एआई भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ना। विल इंटीग्रेट इंडियाज रडार एंड सेंसर्स इनटू अ यूनिफाइड नेटवर्क फॉर रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। तो ये टेक्नोलॉजी एआई वगैरह जो है पूरी तरीके से क्या करेगा, पता लगा लेगा कि उड़ चुका है, तैयार हो जाइए। वो तो बाद में देखा जाएगा किसकी तरफ से कितना गिराया गया ये भी तो रहता है ना। चलिए, ये खबर जो इस समय काफ़ी मुद्दा पकड़ा हुआ है वो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, क्या मुद्दा आ गया है बच्चों, यहाँ पे देखा जाए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी तगड़ी फटकार लगाई है। किसको, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसके साथ साथ एनसीईआरटी को। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप नोटिस किए होंगे कि आपके क्लास 8 में तो जो पॉलिटी या आपके पॉलिटिक्स वाली जो बुक है, सिविक्स की जो बुक है, 8th क्लास में सिविक्स के नाम से जानते हैं, तो उसमें जुडिशरी के अकॉर्डिंग चैप्टर जो रखा गया था, ठीक है, इंडियन जुडिशरी में, तो करप्शन वगैरह से रिलेटेड फैक्चुअल डेटा वगैरह दिए गए हैं। ठीक है, आपका देखा जाए टॉपिक यही दिया गया है, जस्टिस डिलेज जस्टिस डिनाइड, एक करप्शन इन जुडिशरी। तो ये सब जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ये देख के सुप्रीम कोर्ट काफ़ी गुस्से में आ गया है। हाँ, तो वही ना, अभी आपने देखा नहीं मेक इन इंडिया के वो टेक्नोलॉजी वगैरह लेके हम मेक इन इंडिया के थ्रू बनाएंगे यहाँ पे चीज़ें। ठीक है, अब जो लेने लायक है टेक्नोलॉजी, जो लेने लायक, अभी आपने देखा नहीं कि जो आपका राफेल है, 18 राफेल उड़ते हुए आएगा, बाकी बनेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी वगैरह लेके हम यहाँ पे मेक इन इंडिया, वही आपने यहाँ पे देखा ना, मेक इन इंडिया के थ्रू हम उसको बनाएंगे। तो इस पे आते हैं बच्चों, तो यही जो आपके एनसीईआरटी बुक में बातें लिखी गई थी, करप्शन मतलब डेटा, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, बताया गया है नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस, फिर उसमें यहाँ पे देखोगे आपका है लैक ऑफ एडवोकेट एंड एडवोकेट नंबर ऑफ जजेस, कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रोसीजर्स एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हम लोग हमेशा आर्टिकल्स वगैरह भी आते रहते हैं, आप देखोगे जुडिशरी के ऊपर, तो यहाँ पे किताब में लिख दिया गया है। तो इस वजह से काफ़ी सीजीआई सूर्यकांत जी भड़क गए हैं और पूरा एक्शन लेने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इशू कर दिया गया है। तो आपने न्यायालय की अवमानना की है, क्यों आपको ना बैन किया जाए, क्यों, कब सबको कारण बताओ, नोटिस जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर ऑफ द एनसीईआरटी, सेक्रेटरी ऑफ द एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सबको लाइन से यहाँ पे नोटिस भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी बोल दिया है कि बहुत ही गलत हुआ है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी पल्ला झाड़ लेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें, अब यहाँ पे भी एक डिबेट हो गई है, क्या सही है या क्या गलत है। ठीक है, तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई 90% लोग कह रहे हैं, 90% प्लस लोग कह रहे हैं कि सही ही है, मतलब डेटा ही तो है, मतलब होता नहीं, जो चीज़ कमी है, जो लिमिटेशंस है, जो चैलेंजेज हैं। ठीक है, अभी हम लोग भी तो पढ़ते हैं ना, चैलेंजेज इन द जुडिशरी, तो दीज आर द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। ठीक है, 81,000 पेंडिंग केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स में 42, अभी रिसेंटली आपने देखा डेटा वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, 62 लाख केसेस आपके पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, और 4,70,00,000 केस पड़े हुए हैं पेंडिंग इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये जो डिले हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो इससे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट भी कम होता है। ठीक है, या फिर देखोगे कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते हुए, यहाँ पर भी उसने डेटा दे दिया है, with the number of pending cases show part of the problem, the real issue is the long time it takes to resolve a case in the court. ठीक है, हाई कोर्ट का एग्जांपल देते हुए, नियरली 3/4 ऑफ द पेंडिंग केसेस हैव बीन unresolved for over a year and half of them have been pending for the more than 3 years. कुछ केस उसको 3-3, 4-4 साल लग रहे हैं, कुछ केस तो 50 साल से अनसुलझे पड़े हुए हैं। तो डेटा ही दिया गया, कोई इसमें बुराई या कोई इसमें आपका अपमान तो किया नहीं जा रहा, लेकिन अपमान महसूस हो गया है आपके सुप्रीम कोर्ट को कि ये बच्चों को न बताया जाए, न सिखाया जाए। तो कम से कम बच्चे भी जानेंगे, सीखेंगे, तो उसके क्या कहते हैं, वे फॉरवर्ड में जो आप बातें रखते हो, एडवाइस देते हो कि क्या बेहतर किया जाए, तो इसका तो फिर उसके बाद हम लोग ने वे फॉरवर्ड भी तो पढ़ा करते थे ना, अब आगे क्या होना चाहिए। तो नंबर ऑफ जो अभी आपने देखो कि 30%, 40%, ये भी हमने डेटा देखा था कि वैकेंसीज़ हैं, तो वैकेंसीज़ को भरा जाए, जजेस फास्ट ट्रैक कोर्ट्स लाए जाएँ, तो उसमें हमने एडवाइस भी दिया था। तो ये तो एक बैलेंसिंग अप्रोच होता है,
कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन यशु भाई लेकिन गुस्सा हो गए हैं सर। ठीक है, हाँ थोड़ा कैप्शन वगैरह को भी बेहतर कर सकते थे, ये वाली चीज़ें ना, कि एकदम होता नहीं, हर बातों को कहने का तरीका अलग होता है कोई ना, कि नाना जी मेरे कहते थे कि आप किसी बात को, होता नहीं किसी चीज़ को आप किसी को डायरेक्टली बोल दो तो चुभ जाती है बात, तो किसी को कोई घुमा के बोल दो तो बात नहीं चुभती, तो वही बोलने का तरीका थोड़ा बदल सकते थे एनसीईआरटी वाले। अब यहाँ पे हो रहा है कि सबकी, अब यहाँ पे तो कोर्ट ने भी कह दिया है कि जानबूझ के मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई है, कैलकुलेटेड साजिश लग रही है, सोची समझी साजिश लग रही है। तो ये सारी बातें, फिर यहाँ पे करप्शन इन द जुडिशरी भी बताया गया है कि आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आपका विचार, आप जिस तरीके से है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक तरीके से भाई जज हैं, तो इसीलिए तो उनको न्यायमूर्ति कहा जाता है, न्याय के देवता कहा जाता है, तो कोई क्वेश्चन ना उठे आपके ऊपर। लेकिन कई सारी ऐसे शिकायतें, ऐसे आपके इशूज़ देखने को मिले हैं या सामने चीज़ें देखने को मिली हैं जिस पे सवाल उठे हैं, और यहाँ पे भी डेटा दे दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ओवर 1600 सच कंप्लेंट्स वर रिसीव्ड। ठीक है, मतलब कंप्लेंट्स वगैरह आती रहती हैं। भैया आपने देखा जो इसमें कुलदीप सेंगर वाले केस में वो बता रही है, पीड़िता बता रही है जिसके साथ रेप वगैरह हुआ था, जो कुलदीप सेंगर छूट गया, पैसे भर भर के जा रहे हैं, बोरे भर भर के पैसे जा रहे हैं जजों के पास। अभी आपने पूरा जीता जागता उदाहरण ही देखा था, जो कोई आपके बर्मा कौन से वो थे, जज थे, जिनके घर में नोटों की गड्डियां जल गई आग लगने के बाद। तो ऐसा तो है नहीं कि आप गरीबों को दान देने के लिए रखे थे। ठीक है, तो वही है, उसका तो मेरे पास खुद ही ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, बता ही रहे थे, कलीग है मेरे, तो कोर्ट में केस वगैरह चल रहा था आपके राजस्थान कोर्ट वगैरह में। ठीक है, उसी के 2 दिन पहले जो है ये सब पाया गया, जो जज के घर में पैसे वगैरह जो जलते हुए पाए गए। यानी केस जो चल रहा था टीचर्स के, राजस्थान जुडिशरी का केस चल रहा था, यानी जो फैसला आया उल्टा आया लोगों के खिलाफ, जो बच्चों के खिलाफ आया फैसला। तो बाद में पता चला कि जज भी, यहाँ पर मुझे भी बोलना ठीक नहीं है, पता चला हमारे यहाँ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का यहाँ पे आ गया नोटिस वगैरह। ठीक है, तो जज ने फैसला बदल दिया और इसमें कहा गया कि पैसे भी खूब खाए गए हैं। ठीक है, तो वही है, हर जगह 100% सही नहीं कहीं पर भी। ठीक है, काम करने हैं, कुछ असली में न्यायमूर्ति हैं, देवता के रूप में हैं। ठीक है, ट्रस्ट उन्हीं पे बना हुआ है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो। नेता भी तो एक से एक हैं, आप देखोगे धरती पे शायद पहली बार और कोई ना आए, ऐसे से एक नेता आके चले जाते हैं। ईमानदारी की मिसाल, सादगी की मिसाल अभी भी हैं 2-4। तो सब नहीं खराब है और सब अच्छे भी नहीं है। ठीक है, तो वही यहाँ पे जो सब अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पे कोर्ट को ये बोलना चाहिए, जो सीजीआई हैं जो भी हैं, ठीक है, जो इसको बुरा कह रहे हैं, गलत है, उस पर सुधार किया जाएगा। ये हमारे लिए एक सबक, डेटा इसीलिए तो आ रहा है, ये आपका डेटा है, गवर्नमेंट नहीं देता, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड है जिसने ये डेटा दिया है, तो वो गलत कहाँ है? तो फिर तो वही डेटा ही नहीं देना चाहिए। या फिर ऐसी चीज़ें, यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि सरकार को, अरे कोर्ट को भला बुरा करने की कोशिश की जा रही है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ें। चलो आप लोग भी अपनी बातें रख रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, यही होना चाहिए ना, क्योंकि यही सब तो डिबेट की बातें होंगी आपके जीडी वगैरह में। तो चलें देखते हैं मामला क्या है, क्या क्या कर दिया है। तो फाइनली देखा जाए तो 8th क्लास के एनसीईआरटी के सोशल साइंस को यहाँ पे उन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दिया। कहा जहाँ जहाँ किताब है, जहाँ ऑफलाइन है, डिजिटल मोड में है, कहीं पे सब सीधा हटा दो। तो कोई कितने लोग कह रहे हैं जब अपने पे आई तो इतना ज़्यादा अलर्ट हो गए हो, बाकी देश की इतनी बुरी स्थिति है लोगों की, गरीब आदमियों की, तो उनका नहीं न इतनी जल्दी हर जगह संज्ञान लेना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी तरीके से बैन है। द चैप्टर इंक्लूडेड रेफरेंस जुडिशियल करप्शन, वही सारी बातें जो लिखी थी उसी को ध्यान में लगते हुए इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, कोर्ट ने क्या पाया? ऑल 3 जजेस बेंचेस लेड बाय द सीजीआई सूर्यकांत डिस्क्राइब द चैप्टर्स इंक्लूजन एज अ कैलकुलेटेड मूव टू अंडरमाइन। मतलब इनका कहने का मतलब है कि मतलब एक तरीके से जानबूझ के सब किया गया है, साजिश के तहत द इंस्टीट्यूशन, या उसको कलंकित करने की भी कोशिश की गई है। ठीक है, अमाउंटिंग प्राइम फेसिया टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। ठीक है, बेंच का ऑर्डर है कि द बेंच ऑर्डर इमीडिएट सीजर, कहा गया ना पूरी तरीके से इसको बैन करो, खत्म करो, फिजिकल कॉपीज एंड रिमूवल ऑफ द ऑल डिजिटल वर्जन्स। मिलेगा भी नहीं कहीं, मुझे मिला भी नहीं है, तो इंडियन एक्सप्रेस पे दिख गया जो भी हमने दिखाया अभी आपको। ठीक है, मुझे लगता है वहां से भी डिजिटल में भी रातों रात उड़ा दिया गया है, सरकार ने भी सर्कुलर वगैरह जारी कर दिया कि अब तुमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है,
और यहाँ पे देखा जाए तो पूरी सो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया गया है एनसीईआरटी डायरेक्टर एंड एजुकेशन सेक्रेटरी खिलाफ। कहा, सीजीआई ने कहा कि मैं पकड़ पकड़ के चुन चुन के मारूंगा सबको, मतलब सबके खिलाफ चुन चुन के एक्शन लूंगा। ठीक है, ये बोल दिया उन्होंने। ठीक है, कंटेम्प्ट केस यानी कोर्ट का पूरी तरीके से अवमानना कर दिया गया। द कोर्ट रजिस्टर्ड अ सू मोटो केस रख दिया खुद से इन दिस मैटर एज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट अंडर द सेक्शन 2C ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 की धारा वगैरह सब लगा दी गई है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुद मेरे अंदर इतनी पावर है कि एक्शन ले सकता हूं। द सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइज इट्स इनहेरेंट अथॉरिटी एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर द आर्टिकल 129 टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। देखते हैं क्या होगा। ये भी कह दिया गया है कि जो लोग हैं ना इसके खिलाफ, जिन्होंने डेटा बना के तैयार करके इसको रखा है, वो जीवन में कभी यूजीसी के मेंबर नहीं रह सकते या ना किसी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। भाई उन लोग को एकदम देशद्रोही ने बता दिया जाए। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो रेशनल है फॉर द बैन देखा जाए तो इनका मानना है कि बेसिक स्ट्रक्चर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। द टेक्स्ट बुक कंटेंट डायरेक्टली अंडरमाइन जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है, अ कोर कंपोनेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इंडिपेंडेंसी या फिर इसका मेन जो देखा जाए तो जुडिशरी की आत्मा, उसको ठेस न पहुंचाया जाए, इसलिए करना भी जरूरी है। इम्प्रिंसिबल माइंड्स यंग, अब यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो छोटे बच्चे हैं 8th क्लास के बच्चे, भाई 12-13 साल 14 साल के बच्चों को जब ये पता चलेगा, भाई जुडिशरी को क्या कहा जाता है कि भाई कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो, न्याय मिले, गड़बड़ हो, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, हर चीज़ के लिए भाई आपका कोर्ट ही सबसे उच्च है। तो इनके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में जाएगा ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पे ऐसा है, करप्शन है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यंग स्टूडेंट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मटेरियल दैट कुड डिसऑर्ट देयर परसेप्शन ऑफ द जस्टिस सिस्टम। ठीक है, फिर selective framing, the chapter selective reference to the corruption while omitting the judiciary's role in the upholding democracy scandalize the institution। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो ये संस्था है, जो इंस्टीट्यूशन है, ये चीज़ें इसको कलंकित करती हैं। ठीक है, मतलब इसलिए इसको हटाना ज़रूरी भी है। ठीक है, एंड द लास्ट इज पब्लिक ट्रस्ट बना रहे। अब इस तरीके से अगर चीज़ें सामने आएंगी तो लोगों का विश्वास टूटेगा। इसी पे एक तो यही होता है ना कि आखिरी लोगों की उम्मीद यही है आपका कोर्ट, तो वो विश्वास टूट जाएगा, इसलिए ऐसा करना जरूरी है। सच कंटेंट कॉन्स्टिट्यूट इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बाय इरोडिंग पब्लिक ट्रस्ट इन द जुडिशरी। ठीक है, तो सारी बातें यहाँ पे रहा। चलो, तो यही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है भी जान लेना चाहिए थोड़ा हमें। हाँ, और क्या, आपको ये भी नहीं कहना है ना कि जो हुआ सर ठीक हुआ है, जो हुआ गलत हुआ। आपको बैलेंस वे में ही रहना है, न्यूट्रल ही रहना है। कभी भी कोई भी जीडी किसी भी लेवल का हो, वो आपको वो भी कर सकते हैं। कभी कभी पैनल वगैरह तो आप लोग में उतना नहीं इंसिस्ट करेंगे, भड़काएंगे, तो आपकी आपको होता नहीं कि आपको असली आपकी नब्स खोलने के लिए कुछ ऐसे पिंच भी कर देंगे कि आप भड़क जाओगे, आपका खून खौल टाइप जाएगा, तो वो भी बचा के रखना है। हम लोग वाले इंटरव्यू में तो खूब खून खौलाने वाला बात बोलते हैं, लेकिन बस आपको कंट्रोल किए रहना है। तो अबाउट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है? रिफर्स टू एनी act that disrespect the dignity, defies the authority or obstruct the administration of justice। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब यही है कि उसकी मर्यादा, जो इंस्टीट्यूशन है लाइक कोर्ट है, उसकी मर्यादा गरिमा को ठेस न पहुंचाया जाए कोई डिसरिस्पेक्टफुल काम करके। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो वही क्या कह रहेगा, कोर्ट की अवमानना या कोर्ट का अनादर करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द पावर, इनके पास शक्ति है, पावर है टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट अंडर आर्टिकल 129, आर्टिकल 215। तो ये ध्यान में रखिएगा, दोनों को अलग अलग उसमें क्या है, पावर दी गई है। आर्टिकल 129 में सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अगर आपने कोर्ट का अपमान किया, कुछ किया, तो आपको सजा दे सकता है। और 215 के अकॉर्डिंग किसके पास पावर है, हाई कोर्ट। जैसे रिट में पूछ लेते हैं ना, रिट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछ लिया जाता है। रिट जो इशू किया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर विच आर्टिकल, तो ध्यान में रखिएगा 32, फिर 226 हाई कोर्ट। तो इसी तरीके से इसका भी दोनों का याद रखना। ठीक है, तो जो ये आपका देखा जाए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, दो इसका देखा जाए तो इसको डिवाइड किया गया अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड एक्ट 1971। कंटेम्प्ट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप, 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक होता सिविल कंटेम्प्ट, एक होता क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट यही कि मान लीजिए आपने कुछ गड़बड़ किया है और कोर्ट ने आपको बोला है कि हाजिर हो जाना। होता नहीं, किसी लोगों को कहा जाता है कोर्ट का 30 नोटिस आ चुका है लेकिन अभी ये हाजिर नहीं हुआ। ठीक है,
तो फिर कोर्ट ने कह दिया भैया आप गिरफ्तार करो इसको, तो एक तरीके से वो आपका हो गया विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट। ठीक है, उसको आप मान नहीं रहे, पहुंच नहीं रहे हैं। ठीक है, कोई दीवानी का वो हो केस हो। फिर होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, जैसे कि आपने कोई ऐसा काम कर दिया जैसे कोर्ट को ही दिक्कत हो गया बड़ा लेवल पे, एक्ट्स और पब्लिकेशन दैट स्कैंडलाइज लोअर द अथॉरिटी ऑफ और ऑब्स्ट्रैक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। ठीक है, कुछ ऐसे बातें लिख दी आपने, पब्लिश कर दिया, ऐसे यहाँ पे पब्लिश हुआ है, तो इस तरीके से आपके ऊपर दूसरा कंटेम्प्ट आपको लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इतना समझ गए, बस इससे ज़्यादा जानने की हमें इसके बारे में ज़रूरत भी नहीं थी। अब जो देखा जाएगा आगे क्या क्या होता है। अब तो खलबली मची गई है हर जगह। ठीक है, एक बढ़िया मुद्दा मिल गया है, अच्छा भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मिशन 100% इलेक्ट्रिसिफिकेशन क्या है, आपसे यही पूछ सकते हैं ना कि आप बताइए क्या है मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये मिशन लाया गया है रेलवे में। इंडियन रेलवे हैज इलेक्ट्रिफाइड अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए 99.2% ऑफ इट्स नेटवर्क बाय नवंबर 2025। ठीक है, तो इन्होंने लगभग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन वगैरह हो गया। अब आपको डीजल इंजन रेयर ही देखने को मिलता होगा, आप भी देखे होंगे, नोटिस किए होंगे। ठीक है, कहीं दिख जाएगा आप पोस्ट कर दोगे तो फिर कहेंगे देखो हम तुमसे कहे थे ना 99.2 है, तो वही 0.8 जो नहीं है वो उसी में का है। तो आप इसमें सरकार को खींच नहीं सकते। तो लेकिन जहाँ गलत है वहाँ बोलना भी जरूरी है। ठीक है, जो गलत है तो गलत है, या जो यहाँ पे डेटा कर दिया जाए, या भी आपने देखा एक लेडी जो आपने देखा होगा वीडियो आपके आनंद विहार रेलवे स्टेशन पे, उसको पैसे वगैरह दी काउंटर पे, फिर उसने 800 रुपये दिया, टिकट भी नहीं दिया, तो उसने तो अच्छा किया, वीडियो वगैरह बना दिया और पोस्ट कर दिया, फिर उसके बाद वायरल हुआ तो सस्पेंड वगैरह हुआ। तो हर जगह हर लेवल पे किस तरीके से आम इंसान को लूटा जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए। ठीक है, तो उसने तो यही बोला ना हम गरीब इंसान हैं, तो यहाँ पे सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं। तो मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट वाइडली इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम इन द वर्ल्ड, तो वही दुनिया में हम सबसे बड़ा। तो एवरेज, अब यहाँ पे देखिए डेटा वगैरह भी दे दिया गया है, तो आप जानते रहो कितना तेज सरकार कितना अच्छा काम कर रही है। द एवरेज पेस ऑफ द रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन ड्यूरिंग 2004 से लेकर 14 तक 1.42 किलोमीटर पर डे था, जो अब बढ़ के 19 से 25 के बीच में 15 किलोमीटर पर डे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया गया। तो ये जो रफ्तार थी जो फाइनली हमें यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने में कामयाब रही। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा वगैरह दिया गया है। अब फिर यहाँ पे देखिए बाई नवंबर 2025 इंडियन रेलवे हैज इंक्रीज इट्स सोलर पावर कैपेसिटी टू 898 मेगावाट, जो कभी 2014 में 3.68 मेगावाट हुआ करती थी। ये भी काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, तो ध्यान में रखिएगा कि इससे रिलेटेड है, तो क्योंकि मिशन वगैरह खूब पूछे जाए। अब वही मिशन 300 पूछ लिया आपसे, ठीक है, मिशन 100 यहाँ पे है, तो मिशन 100 इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इलेक्ट्रिफाइड के बारे में। मिशन 300 भी काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन। मिशन 300 क्या है, तो कहोगे सर अपने यहाँ का नहीं, अपने यहाँ का नहीं। मिशन 300 अफ्रीकन, जो अफ्रीका है आपका ना, तो ये सब सहारन वाला जो रीजन है, तो यहाँ पे 300 मिलियन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए अफ्रीकन नेशंस प्लस आपके वर्ल्ड बैंक वगैरह ये सब मिलके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए एक मिशन रखे हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आप रखिएगा। चले आगे बढ़ें, अगले ऐसे छोटे छोटे टॉपिक भी यहाँ पे 2-4 ऐड कर लिया हूँ। इंडिया जॉब्स ऑन द राइज 2026 रिपोर्ट अभी देखा जाए तो लिंक्डइन वाले भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया है रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया जॉब्स ऑन द राइज 2026। ठीक है, मतलब क्या लेवल है, कितने लोग जॉब सीकिंग है, तो ये डेटा वगैरह दिया है। तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 72% ऑफ द प्रोफेशनल इन इंडिया आर प्लानिंग टू लुक फॉर अ न्यू जॉब। ठीक, काफ़ी लोग तैयारी में हैं कि जॉब मिल जाए, जिसमें से 84% फील दे आर नॉट फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर दिस चेंज। ठीक है, 74% of the employers believe that finding the right talent to meet current skill needs has become increasingly difficult। तो ही आज के समय चीज़ें बदल रही हैं, चेंज हो रहे हैं, एआई हर जगह आ रहा है, तो हर इंसान सोचता भैया एआई वगैरह आता है कि नहीं सर, अभी नहीं सीखे, नहीं जानते, तो वहाँ पे वही परसेंटेज इसलिए काफ़ी ज़्यादा है। जो ज़रूरत है एम्प्लॉयर को उस लेवल पे लोग नहीं मिले। खैर देखा जाए तो अभी रिसेंटली ज़्यादा पुराना नहीं, 1-2 साल पुराना डेटा था, मोर देन 75% ऑफ द जॉब सीकर्स जो हैं उनको बेसिक्स नॉलेज नहीं है अबाउट द इंटरनेट कनेक्टिविटी या हाउ टू अटैच आपका सीवी। ठीक है, आपको फोटो, सीवी, ईमेल करना, ये सब 75% ग्रेजुएट्स को नहीं पता हमारे यहाँ। ठीक है, जो चिल्लाते भी रहते हैं कि जॉब नहीं दे रही सरकार, जॉब नहीं दे रही है सरकार, गवर्नमेंट, जो भी कॉरपोरेट,
तो कम से कम अपना भी सुधार थोड़ा करना चाहिए, ठीक है। सारी दिक्कत सरकार या जॉब देने वाले एम्प्लॉयर की ही नहीं होती, ठीक है। द नंबर ऑफ द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोजीशन हैज मोर देन डबल्ड कंपेयर टू 2022, यानी अब काफ़ी संख्या बढ़ गई है। अब ये हाल हो गया है यहाँ पे जॉब सीकर्स की कि अगर कहीं जॉब का वो मिल जाए, प्लेसमेंट वगैरह के लिए अगर कोई लगा हो आपका, तो वहाँ पे इतने लोग पहुँच जा रहे हैं कि लाइन में लगने के ना बजाय छत पे चढ़ के कूद के पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। छत से छलांग लगा दे रहे हैं जहाँ पे इंटरव्यू सेल बैठा हुआ है। तो ये तो हाल है, आप समझ, डबल से ज़्यादा हो गए तभी तो भरमार हो गए इतने ज़्यादा, तो कुछ हमें समाधान करना पड़ेगा। स्पीड पोस्ट 2024 नहीं, स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड 448, ये भी एक यहाँ पे इनिशिएटिव शुरू किया गया है। ये क्या है, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मेनली देखा जाए तो मोटा मोटी यही है कि अब यहाँ पे स्पीड पोस्ट आपको 24 आवर्स में मिल जाएंगे। ऐसे जोन, ऐसे आपके एरियाज जहाँ पे देखा जाए तो कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह काफ़ी बेहतर है, या आप मेन सिटी मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में 24 अंडर, पहले 3-4 दिन लग जाते थे ना, आप कोई सामान वगैरह देखो पार्सल वगैरह भेजते थे, ठीक है, तब वो आपका 24 घंटे में मिल जाएगा। थोड़ा दूर दराज एरिया, थोड़ा आपका डिस्टेंस वगैरह के साथ साथ जगह अच्छी नहीं है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन सुविधा वगैरह, तो वहाँ पर लगभग 48 आवर्स, मतलब 2 दिन में मैक्सिमम आपके पास आपका सामान आ जाएगा। आज भेज रहे हैं, परसों पहुँच जाएगा। गड़बड़ जगह है, मतलब पहुँचने में दिक्कत जहाँ पे है, और ऐसा है 24 घंटे में। खैर, तो शहरों में तो पोर्टर वगैरह हो गया, देखिए तुरंत आपका घंटे 2 घंटे में पहुंच जा रहा है, 24 घंटा तो दूर की बात है। कुछ लोग पोर्टर का भी इतना अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं कि कूड़ा फेंकने के लिए भी पोर्टर को बुला ले रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा ना, किसी ने पोर्टर बुक किया तो उसने दिया सामान कि भैया इस पते पे पहुंचा दो, तो उस पते पे वो पहुंचा तो वहाँ पता चला कि वही डंपिंग वाली जगह है, कूड़े कबाड़ वाली। तो कहा मैम यहाँ पे तो इस स्टेशन जहाँ पे आपने लोकेशन दिया है, यहाँ तो कूड़ा फेंकने वाली वो जगह है। तो कहा कि हाँ, वहीं जो आप दिए वो कूड़ा ही है, उसको फेंक दीजिए। तो वही है आज के समय, कौन लोग कैसे किस चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे ज्योतिराज सिंधिया साहब हैं, लॉन्च कर दिया यहाँ पे इंडिया पोस्ट न्यू सर्विसेज स्पीड पोस्ट 2024 स्पीड पोस्ट 48, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो पार्सल विल नाउ बी डिलीवर्ड विद इन 24 आवर्स इन अ मेजर सिटीज एंड की रूट्स, while on the other routes they will be delivered within 48 hours, ठीक है। तो द न्यू सर्विस विल फीचर्स डिजिटल ट्रैकिंग एंड OTP बेस्ड डिलीवरी होगी। आप टेस्ट भी कर सकते हो कहाँ पे आपका सामान पहुंचा हुआ है। एंड प्रीवियसली पार्सल डिलीवर जो 3 से 4-5 दिन में लगता था, इससे अब अच्छी सर्विस आपको मिलेगी। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी देखिए हमारा इंक्रीज हुआ है, अभी डेटा वगैरह आया है, 8.82% इंक्रीज हो गया है, और 18 लाख करोड़ का हमने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन किया है। मतलब इनकम टैक्स वगैरह सब सारी चीज़ें डायरेक्ट टैक्स में आती है ना। तो दिस इंक्रीज वॉज ड्राइवन बाय द कॉर्पोरेट टैक्स रिसिप्ट, जिसमें यहाँ पे 8.63 लाख करोड़ का योगदान है। एंड द स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स, ठीक है। टैक्स पेयर्स वगैरह भी बढ़ रहे हैं। टैक्स रिफंड देखा जाए तो डिक्लाइन हुआ है 17% से ड्यूरिंग द सेम पीरियड, तो इसकी वजह से यहाँ पे ओवरऑल टैक्स कलेक्शन हमारा बढ़ा है, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। आगे बढ़ते हैं। नेशनल टर्मरिक बोर्ड भी अभी चर्चा में रहा, तो इसका मेन काम क्या होगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड का? टर्मरिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना, एक्सपोर्ट करना, ठीक, क्वालिटी वाइज बेहतर करना। तो नेशनल टर्मरिक बोर्ड कंप्लीटेड 1 ईयर, अब ये इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि 1 साल इसने अपना कंप्लीट कर लिया। तो ये देखा जाए तो लागू कब किया गया था इसका, देखा जाए तो 14 जनवरी 2025 को अपना काम धाम करना स्टार्ट कर दिया था। तो 2023 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था नोटिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका नेशनल टर्मरिक बोर्ड का? टू प्रमोट द प्रोडक्शन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, वैल्यू एडिशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ टर्मरिक इन एन ऑर्गेनाइज मैनर, ठीक है। क्योंकि आज के समय आप देखते होंगे कि टर्मरिक में भी पीला रंग मिला के एडल्ट्रेशन हर लेवल पे, हर चीज़ में बड़े लेवल पे चल रहा है। तो इस बोर्ड की जिम्मेदारी है देखते रहो कि पीला रंग तो नहीं दे रहे हैं कि आपका हल्दी ही है। इसलिए लोग देखो ऑर्गेनिक हल्दी वगैरह भी लाना शुरू कर दिए हैं, मतलब हल्दी की गांठी लेके आते हैं, उसी को पीस के अपने मिक्सर में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन वही है, कहाँ तक हम लोग कितना बचेंगे, हर जगह मिलावट ही है। द हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन निज़ामाबाद, लोकेटेड इन तेलंगाना। तो आप कहोगे सर दिल्ली उल्ली के आसपास क्यों नहीं किया गया? बिकॉज वन ऑफ द मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग एरिया है आपके इंडिया का, ठीक है। दैट्स वाई वहाँ पे इसका बोर्ड वगैरह लगा दिया गया है। मतलब बोर्ड लगा दिया गया मतलब आपका हेडक्वार्टर है नहीं तो आप कहोगे सर क्या है ये। एनपीएस वत्सल्य स्कीम भी काफ़ी चर्चा में रहा है और जानना भी आपको ज़रूरी है अबाउट दिस स्कीम, ठीक है। तो क्या है एनपीएस वत्सल्य स्कीम?
तो मेनली देखा जाए तो मोटा मोटी एक लाइन में आप समझ लोगे, लेस देन 18 ईयर्स बच्चों के भी पेरेंट्स क्या करेंगे, अकाउंट्स वगैरह ओपन करेंगे, उसमें पैसे वगैरह जाते रहेंगे, ताकि एक समय के बाद जब 18 साल 20 साल के आप हो जाओ, ज़रूरत पड़े आपको स्कूल बड़े लेवल पे कॉलेज एडमिशन वगैरह, जो लोन वगैरह हम लोग को लेना पड़ता है तो वो लोन वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। ये आपकी जो बची हुई पैसे हैं, सेविंग्स है, वो काम आ सकती हैं। तो द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हैज़ रिलीज अ न्यू गाइडलाइन फॉर द एनपीएस वात्सल्य स्कीम। ठीक है, तो क्या था, अनाउंस इन द बजट 2024 में इसकी बात हुई थी। ठीक है, तो इसलिए काफ़ी चर्चा में था, जो हमारी निर्मला ताई ने इसको लॉन्च किया था सितंबर 2024 में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव बस इतना ही में ध्यान रखना है, टू इनकुलेट द हैबिट ऑफ सेविंग इन चिल्ड्रन। आज के समय भी हम डालें ना बच्चों में, बच्चों पैसे बचाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या ही जा रहा है। आज के बच्चे भी तो देखा जाए वो शुरू से आदत डालनी पड़ती है, पैसों की कीमत बतानी पड़ती है, चाहे आप कितने भी बड़े हों, चाहे आप कितने मिडिल हों, चाहे कितने छोटे हो। ठीक है, पैसों की कीमत बच्चों को पता रहेगी, आपको पता रहेगी तो सेविंग करोगे, नहीं तो पैसों की कीमत नहीं पता रहेगी, या एकाएक कितने पैसे आपके पास आ जाएं, आपको लगेगा अरे कहाँ कहाँ खर्च करें। तो प्लानिंग हर चीज़ की, वही अभी आपने देखा ना कि जो बात हो रही थी, कल ही परसों बता रहा था, जेवर एयरपोर्ट जो आपका है, लोगों को 55-10 करोड़ रुपए मिले, सब उड़ा दिए। तो सेविंग करते तो काम आता। तो यहाँ पे वही हमें बच्चों में वो आदत डालनी होगी, फ्रॉम एन अर्ली एज एंड प्रमोट डिसिप्लिन्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, सोच समझ के। ठीक है, अंडर दिस स्कीम सिटीजन्स रिसाइडिंग इन इंडिया एंड वेल एज एनआरआई ओसीआई को भी देखा जाए तो यहाँ पे एलिजिबल है, ये कैन ओपन दिस अकाउंट फॉर देयर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और कुछ जानकारी आपके पास, उमनिया इनिशिएटिव, ये क्या है सर? द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो जीएम है सेलिब्रेटेड द 7th एनिवर्सरी ऑफ द उमनिया इनिशिएटिव। तो उमनिया इनिशिएटिव देखा जाए तो स्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 2019 में, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। तो इसमें देखा जाए है क्या, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन, इसलिए उमनिया रखा गया। ओ उमनिया गाना वगैरह आपने सुना होगा, अनुराग कश्यप की कोई मूवी थी शायद, उसमें था, गैंग्स ऑफ वासेपुर किसी में था। ठीक है, तो उसी से देखिए टर्म वगैरह आपका चल रहा है। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम आपका क्या है, पार्टिसिपेशन ऑफ द वीमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट। ठीक है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपेरेंट, कंप्लीटली डिजिटल प्लेटफॉर्म बाय एलिमिनेटिंग इंटरमीडिएट्स एंड रिड्यूसिंग एंट्री बैरियर्स। ये सब इसकी अच्छी बात है। मोर देन 2 लाख वीमेन लेड माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज आर रजिस्टर्ड अंडर द जीएम पोर्टल। ठीक है, तो इसके थ्रू आपके लिए यहाँ पे एम्पावरमेंट किया जा रहा है। बगुरुम्बा दोहो, ये भी चर्चा में रहा है। तो ये क्या है सर जो आ गया बगुरुम्बा दोहो? तो देखा जाए तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल फोक डांस है, किसकी, बोडो कम्युनिटी की, जो आसाम में रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मोदी जी गए थे तो इसलिए चर्चा में बन गया ये, नहीं तो बहुत सारे फोक डांस हैं, आप देखोगे पूरी लिस्ट ही है। ठीक है, सैकड़ों, अपने देश में इतनी डाइवर्सिटी है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी पार्टिसिपेटेड इन द बगुरुम्बा दोहो 2026 इवेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई रिसेंटली न्यूज दिस डांस इज प्राइमरली परफॉर्म्ड बाय द यंग बोडो वीमेन। ठीक है, मेल भी उनके साथ रहते हैं। वो क्या करेंगे, मैन अकम्पनी द वीमेन एज म्यूजिशियन प्लेइंग ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स। तो वही है, यहाँ पे जो वीमेन होंगी वो डांस करेंगी और मेल जो होंगे वो बजाएंगे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, फिर उसके साथ साथ कोई अपनी कंपोजिशन गाएंगे, वही जैसे साथ में मिलके सब नाचते गाते हैं, एंजॉय करेंगे। तो दिस डांस रिप्रेजेंट्स पीस। अब यहाँ पे देखिए, पीस, फर्टिलिटी, मतलब उनके कल्चर, इमोशन, इन सब से जुड़ा हुआ है। फोक है मतलब उसी पार्टिकुलर एरिया में, उसी कम्युनिटी का। एक्सरसाइज दोस्ती क्या है, नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस होते रहते हैं हमारे देश में अलग अलग कंट्रीज के साथ। यहाँ पर देखा जाए तो एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है दोस्ती 17, मतलब ये 17th एडिशन है, बिटवीन द इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका। तो जो ये पास में आपके इंडिया हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये मिलके इस एरिया में क्या करते हैं, अपना नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, ताकि कभी ज़रूरत पड़े, होता है ना ड्रिल के फॉर्म में, या देखा जाए तो पहले से ही अगर कोई थ्रेट हो, कुछ हो, तो उसको कैसे फेस किया जा सके। तो तीनों देश के बीच में इसको किया जाता है। इस बार मालदीव में हुआ। ठीक है, द इंडियन कोस्ट गार्ड, द श्रीलंकन कोस्ट गार्ड एंड द मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स ये पार्टिसिपेट करते हैं इस एक्सरसाइजेस में। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है, टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सिक्योरिटी, कंट्रोल मैरीटाइम पॉल्यूशन एंड इनहैंस ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन अमंग द 3 कंट्रीज। ठीक है, ये इसका मेन कारण है। तो 1991 में ये स्टार्ट हुआ था एज अ बायलेटरल एक्सरसाइज, मतलब 2 देशों के बीच, मतलब कोई ये इसमें बाद में आया है। कौन आया है, श्रीलंका 2012 2012 में जुड़ा। एंड टुडे इट इज एन इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर द रीजनल मैरीटाइम
कॉपरेशन। ठीक है दोस्ती के बाद आगे बढ़ें। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2025 किसको दिया गया अवार्ड? ये भी काफी बड़ा अवार्ड है, देखा जाए शांति के लिए दिया जाता है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1 करोड़ की राशि मिलती है इसमें। ठीक है, तो दिया गया 2025 का वॉज अवार्डेड टू मोजाम्बिक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ग्रेसा माइकल को मिला। ठीक है, तो ऐसे ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े एनजीओज को, इंडिविजुअल्स को ये दिया जाता है। ठीक है, तो दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज द इंदिरा गांधी पीस प्राइज। अक्सर चर्चा में सुने होंगे, काफी बड़ा अवार्ड है। इट हैज बीन अवार्डेड एनुअली बाय द इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। कब से दिया जा रहा है? 1986 से। ठीक है, तो ये ऑनर्स दिया जाता है इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंटरनेशनल पीस एंड डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। मतलब शांति के लिए आपने काफ़ी प्रयास किया हो, वॉर ना हो, आपस में कंट्रीज ना भिड़ें, लोग ना भिड़ें, ठीक है, इंटरनल रेबिलियंस वगैरह ना हो, तो इन सब के रोकथाम के लिए बड़े बड़े ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं। देखो आपके लास्ट ईयर मिला, लास्ट ईयर पीस में मिला, जो हिरोशिमा का बम अटैक है उसमें सर्वाइव करने वाली जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी। इट कैरीज अ कैश प्राइस ऑफ 1 करोड़ और अब आपकी ट्रॉफी वगैरह सारी दी जाती है। फर्स्ट एआई इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी कोई बन चुकी है, उसका भी नाम याद रखिएगा। यहाँ पे है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ की। ठीक है, इसको भी लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज वगैरह करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो पास होके निकलते हैं, जो यहाँ से पढ़ के निकलते हैं, तो उनको कहा जाता है तुम पक्का की से कुंजी से पढ़ के पास हुए होगे, क्योंकि उसको कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पे इसने कुछ बड़ा काम कर दिया है, तो थोड़ा प्राउड फील कर रहे होंगे बच्चे यहाँ के पढ़ने वाले। हमारे साथ भी कई सारे बच्चे थे, उनसे बोलो लॉ कहाँ से किया है? CCU से किया है। LLB कहाँ से किया है? मतलब और भी अदर्स कोर्सेज कहाँ से किया है। तो यहाँ पे 3 लोगों की पार्टनरशिप हुई है बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, गूगल क्लाउड एंड CCU मेरठ, यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है देखा जाए। ठीक है, अगर उधर आप ईस्टर्न की तरफ चले जाओगे, BHU और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, तो इधर आपका CCU है। तो अंडर दिस पार्टनरशिप CCU हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट AI इनेबल्ड स्टेट यूनिवर्सिटी, जो देखा जाए पायलट प्रोजेक्ट पे चल रहा है। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंप्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन सॉल्यूशंस इन द हायर एजुकेशन। बस वही हम भी दुआ करेंगे कि गलगोटिया ना बने आगे चल के, नहीं तो पता चला आगे आने वाली समिट्स पे ये भी बदनामी करवा दे। CCU विल यूटिलाइज गूगल क्लाउड एंड जेमिनी AI टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या क्या करेगा? कैरियर गाइडेंस देगा, स्किल गैप आइडेंटिफिकेशन फॉर द स्टूडेंट थ्रू पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम एंड द AI पावर्ड कैरियर सपोर्ट। ठीक है, चलें कुछ नई खबर। राहबीर स्कीम आ गई है आपके सामने। तो राहबीर स्कीम क्या है? तभी रिसेंटली आपने पढ़ा होगा जरूर। ये दिल्ली की जो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी हैं, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया है। खैर वही है ना, पुरानी बोतल में नई शराब, नहीं क्या कहा जाता? हाँ यही कहा जाता था ना, ऐसे ही। तो ऑलरेडी पहले से गवर्नमेंट सरकार इस तरीके से योजना चला रही थी, केजरीवाल की सरकार भी चला रही थी कि अगर आप किसी को हॉस्पिटल पहुंचा दोगे, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, तो आपको सम्मान भी दिया जाएगा, धनराशि भी दिया जाएगा, अप्रिसिएशन भी दिया जाएगा। तो उसी को ही दूसरे फॉर्म में स्कीम नाम रख दी है राहबीर। हमारे यहाँ तो ऐसे ही रहता था, राहबीर, अग्निवीर, ठीक है, कोरोना वॉरियर्स, सभी सब नाम रखा जाता है। तो राहबीर स्कीम का काम ही यही है। दिल्ली गवर्नमेंट इज गोइंग टू इम्प्लीमेंट अ सेंटर्स राहबीर स्कीम टू मोटिवेट सिटीजन टू असिस्ट सीरियसली इंजर्ड रोड एक्सीडेंट्स। ठीक है, अक्सर आप देखते हो ना, रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, पड़ा हुआ है इंसान, कोई उसको पहुंचाने वाला नहीं है, वीडियो वगैरह पहले बनाने लगते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी है ना आपकी कि कोई सड़क पे पड़ा है तो आप उसका वीडियो बना लोगे, बाद में एक्सीडेंट हो गया, मर जाए, वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें अभी आपने रिसेंटली देखा ना, केरला में, केरला का कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट वगैरह था, कोट्टम डिस्ट्रिक्ट या कोई डिस्ट्रिक्ट था, वहाँ पे बस में आग लग जाती है। ठीक है, तो बस में आग लगती है तो वहाँ पे जो लोग हैं वो तुरंत खिड़की वगैरह तोड़ के सारे लोगों को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद कोई फायर इंस्टीट्यूशन ला के बस में आग लगी बुझा देते हैं। मतलब एक सिंगल इंसान वहाँ पे इंजर्ड नहीं होता। और आप उस वीडियो को भी देखोगे, कहीं एक इंसान उसको वहाँ पे वीडियो बनाते हुए या मोबाइल हाथ में लेते हुए नहीं दिखता। यानी पूरा वहाँ पे सबका पार्टिसिपेशन हुआ है और सब ने एक दूसरे की मदद की है और सबको सुरक्षित निकाला है, बचाया। तो ये होता है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई, समझदारी, एजुकेटेड में फ़र्क है ना। तो वहाँ के लोग पढ़ते हैं तो एजुकेटेड रहते हैं, समझदारी करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ होता तो पहले वीडियो बना लो, ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाएगा
इंसान पड़ा है, तो वहीं थोड़ा मोटिवेट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है। ठीक है, सो देखते हैं लोग मोटिवेट होते हैं या नहीं। खैर ये सब मोटिवेशन है, ऊपर साथ साथ देखोगे आप मोटिवेशन लेके या नहीं भी लेके आप सोचोगे भी ना कि हमें ना पैसे चाहिए ना मोटिवेशन चाहिए, कुछ चाहिए कि हम मानवता के नाम पे मदद करेंगे। जैसे अभी आपने नोएडा में देखा, मानवता के नाम पे सरकार पूरी तरीके से फेल थी, कोई पानी में जाने को तैयार नहीं था, लेकिन एक डिलीवरी बॉय ने पानी में जाके कूदा, उसने पूरा प्रयास किए लेकिन नहीं बचा सका। ठीक है, तो वो सराहनीय काम था। उसको 25,000 तो क्या 25 लाख भी दो कम है, उसको अप्रिशिएट करो तो कम है। दुनिया ने अप्रिशिएट किया, हीरो के रूप में हमने माना, लेकिन वो खुद इतना ज़्यादा परेशान, टॉर्चर कर दिया गया था बाई द एजेंसीज, बाई द पुलिस। पुलिस उसको टॉर्चर कर रही है, पूछताछ के लिए उसको बुलाया जा रहा है, सारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसको बुला रही हैं। अरे यार उसका क्या दोष, उसका क्या लेना देना उससे? उसको तो राह चलते मदद करना चाहिए, तुम्हें तो उनको बुलाना चाहिए जो पानी में नहीं गए कि ठंडी है, दिक्कत हो जाएगी। सबको सस्पेंड कर देना चाहिए, डिपार्टमेंट रेस्क्यू टीम को खत्म कर देना चाहिए, उनको तो टीम से पूछताछ करनी चाहिए, तो उसको बुला रहे। तो इन्हीं सब वजहों से लोग इंटरफेयर नहीं करना चाहते। भैया पुलिस चक्कर में कौन फंसे, सरकार हमेशा कहती रहती है हम नहीं फंसाएंगे, नहीं बताएंगे, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, ना पुलिस परेशान करेगी, ना सारी चीज़ें रहेंगी। लेकिन लोग मान भी जाते हैं, लेकिन फिर अगर कोई मानवता के नाम पे आगे आ गया तो झेलना पड़ता है। तो वो चीज़ें लोगों ने देखा जो अभी हुआ नोएडा वाले डिलीवरी बॉय के साथ, तो फिर अब कितने लोग नहीं जाएंगे भैया हम कौन फंसे। तो यहाँ पे वही मोटिवेट वगैरह किया गया है कि जो आपका एक्ट है, गुड सैमरिटियन रूल अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट है, तो जिस प्रोवाइड लीगल प्रोटेक्शन, यहाँ पे सब कुछ आपको दिया जा रहा है, लीगल प्रोटेक्शन आपको मिलेगा, फाइनेंशियल इंसेंटिव आपको दिया जाएगा टू इनकरेज प्रॉम्प्ट ह्यूमैनिटेरियन एक्शन। ठीक है, तो इसमें वही बात किया जा रहा है जो गोल्डन आवर मतलब वही है कि आपको समय रहते पहुंचा दिया जाए हॉस्पिटल। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर आधा घंटा पिछड़ गए, 1 घंटा पहले अगर पहुंचा दिया जाता मरीज या जो इंजर्ड है तो हम बचा लेते, तो वो जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्योंकि ब्लड वगैरह काफ़ी जल्दी बह जाता है जब एक्सीडेंट वगैरह होता है, तो वो सब ना बहने से पहले, ज़्यादा नुकसान होने से पहले बॉडी को आप पहुंचा दीजिए। तो आप 25,000 का इनाम रखे हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कमेटी होगी, वो इवेल्युएट करेगी चीज़ों को, जानेगी, समझेगी कि सही काम आपने किया है या नहीं। ठीक है, पता चला बोला जाएगा कि नहीं वो तो बस ऐसे ही गुजर रहा था, वो उसके खाते में नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ पर भी आपका पैसा मार सकते हैं लोग। और उसके साथ साथ एडिशनली 10 आउटस्टैंडिंग राहवीर को यहाँ पे अलग से इनाम वगैरह दिया जाएगा, और 1 लाख रुपए और सर्टिफिकेट वगैरह आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि मतलब जितना ढेर सारा आपने बचाया है कि जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए हैं, मतलब पहुँचाने में, मतलब वो होता नहीं है कि आप अपने कंधे पे लेके अगर किसी को पहुँच गए, ठीक है, या उड़ते हुए ट्रैफिक वगैरह को तोड़ते हुए आप सीधा, या पता चला बगल में हॉस्पिटल है आप कूद गए लेके उसको मरीज को, तो दिया जाएगा। या आपने सबसे ज़्यादा अगर लोगों को पहुंचाया हो तो ये इट एम्स टू ओवरकम सिटीजन्स हेजिटेशंस टू असिस्ट एक्सीडेंट विक्टिम्स ड्यू टू द लीगल और प्रोसीजरल फियर्स। ठीक है, तो इसके लिए इसको लाया जा रहा है कि जो आपके अंदर डर है उसको दूर किया जा सके। ठीक है, चलिए काफ़ी कुछ आज हमने सीखा, कई सारी स्कीम्स, कई सारे अपडेट्स, कई सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से नज़र बना के रखिएगा सारी चीज़ों पे। ठीक है, जो आगे होता जाएगा अपडेट देते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, जो कंटेंट वगैरह आपके ग्रुप में भेजता हूँ उसको भी पढ़ते रहिए। बस अपडेट रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है गाइस, तो मिले नेक्स्ट सेशन में। आई होप सब कुछ बेहतर चल रहा हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, रिविज़न कर रहे हो और कॉन्फिडेंस अपने आप को पूरी तरीके से मान रहे हो। ठीक है, कॉन्फिडेंट होना ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधा काम तो वही कर देता आपका, शुरू से कहता आ रहा हूँ। तो बस अपने आप को बेस्ट मानिए और बेहतर मानिए और आगे बढ़िए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले सेशंस आपको पता चलते रहे। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक, टेक केयर।